नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज के कड़ी में। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। इकाई 6 में आपका हिंदी उपन्यास है, जहाँ पे 13 उपन्यास है और उसको हम एक एक करके यानी कि एक एक वीडियो में यदि कोई उपन्यास ज़्यादा लंबा हुआ, उसके तथ्य ज़्यादा लंबे हुए, मुख्यांश, मुख्य कथन, प्रमुख कथन सब लेके ज़्यादा हुआ, ऐसा एक दो हो सकता है हो, तो उसको 2 भाग में करेंगे। बाकी सभी उपन्यासों को एक एक भाग में करेंगे। और यहाँ पे हम मुख्य कथन सहित प्रमुख प्रश्नों को भी देखेंगे, यानी कि वहीं जो आपका वन लाइनर पंक्तियाँ रहेंगी वहीं प्रश्न के रूप में आएंगी, उसको देखते हुए चलेंगे। तो आप सभी को यह ज़रूर देखना चाहिए और सभी सीरियल वाइज हम करेंगे। एक चीज़ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यह है कि यह बता दें कि यह प्रभात प्रकाशन, डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, तो वही प्रभात प्रकाशन की पुस्तक है। आप चाहे तो इसको अपने से पढ़ सकते हैं, खरीद के पढ़ सकते हैं। आपके पास पहले से है तो पढ़ सकते हैं, आपके पास पीडीएफ तो है ही, यहाँ पे भी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पढ़ना चाहें तो पढ़ ही सकते हैं। बताना ज़रूरी है कि इसका सोर्स क्या है, ताकि आप यहाँ से पढ़ें या फिर पुस्तक से पढ़ें। ठीक, शुरू करते हैं। आज का जो पहला उपन्यास है उसका नाम है यहाँ पे उसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। और लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त। तो पंडित गौरी दत्त के बारे में, उनके जीवन के बारे में और फिर रचना के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि थोड़ा सा हो सकता है कि पुस्तक का जो है इसका फ़ोटो खींचने में उतना स्पष्टता ना हो, मतलब स्पष्टता है लेकिन बिल्कुल एकदम चमक धमक वाली नहीं है। फिर भी आपको आवाज़ से यानी वाचन से समझ में आ जाएगा और देखने में भी समझ में आ जाएगा। इतना भी ख़राब नहीं है, ना बहुत ज़्यादा ख़राब है ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मीडियम है। तो देखते हैं देवरानी जेठानी की कहानी, लेखक पंडित गौरी दत्त। इतना तो ये पता ही है। इसके बाद देखते हैं पंडित गौरी दत्त का जन्म कब हुआ था? सन 1836 में। ठीक, कहाँ पे हुआ था? पंजाब के लुधियाना शहर में, और एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी पता नहीं एग्जामिनर के मन में कहा जाए, पूछ दे कि कहाँ हुआ था, तो इसलिए हम पंक्ति वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, छाट छाट के तो यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंट चीज़ें ही। तो पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये संबत याद रखिए, संबत 1836 में हुआ था। ठीक, गौरी दत्त संबत और इसमें सन में आपको अंतर पता ही है, 57 साल का है। 57 साल यदि सन में जोड़ देंगे तो आपका संबत हो जाएगा। गौरी दत्त के दादा का नाम पंडित नाथू मिश्र क्या था? वे एक तांत्रिक पंडित थे। देख लीजिए, ये भी पता नहीं कितना अंदर से पूछते हैं, आजकल पैटर्न भी बदला है। गौरी दत्त के पिता सतलुज पुल के पास अंग्रेजों के द्वारा दरोगा नियुक्त किए गए थे। गौरी दत्त की पढ़ाई संस्कृत से शुरू हुई और आजीविका के लिए फारसी की शिक्षा भी प्राप्त की। जहाँ जहाँ गोला बना रहे हैं वह इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि हिंदी में तो ज़रूर है, लेकिन इनकी बैकग्राउंड क्या रहा है, लेखक का बैकग्राउंड क्या रहा है। संस्कृत से तो पढ़े हैं, ठीक है, भारतीय भाषा है, प्राचीन भाषा है, संस्कृत से ही हिंदी निकली है, लेकिन आजीविका के लिए फारसी का भी शिक्षा प्राप्त किया। यह थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है। पंडित गौरी दत्त 2 भाई थे। जब उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता एक वेदांती सन्यासी के ज्ञान दर्शन द्वारा सन्यास धारण कर गृह त्याग दिया। अच्छा, 5 साल को छोड़ के चल दिए पिताजी, बड़े बेवफा निकले पिताजी। पंडित गौरी दत्त की माता लुधियाना से मेरठ चली आई और गौरी दत्त की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से संपन्न हुई। पिताजी सन्यासी हो गए तो क्या करेंगे, घर छोड़ के चले गए। गौरी दत्त रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की वहीं आपका उत्तराखंड वाला, रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीजगणित, रेखागणित, ड्राइंग, शिल्प आदि की शिक्षा के साथ अंग्रेजी और फारसी की भी शिक्षा प्राप्त की। आयुर्वेद और हकीम की शिक्षा हासिल कर गौरी दत्त इस पेशे में भी अच्छी ख्याति प्राप्त किया। यानी कि इन्होंने आयुर्वेद और हकीम, मतलब कि वहीं डॉक्टर वाला, आयुर्वेदिक डॉक्टर वाला भी इन्होंने ख्याति पाई थी, यानी कि उसकी शिक्षा ली थी, उसके बारे में जानते थे। पंडित देवनागरी के प्रथम प्रचारक और अनन्य भक्त थे। देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक और अनन्य भक्त थे। देवनागरी के
प्रति सेवा, देवनागरी के प्रति सेवा और समर्पण का भाव इनके हृदय में स्वामी दयानंद सरस्वती के सुने देवनागरी विषय पर व्याख्यान से हुआ था। दयानंद सरस्वती ने भी एक व्याख्यान दिया था देवनागरी विषय से। दयानंद सरस्वती के विषय से इनको क्या हुआ कि इनके हृदय में देवनागरी के प्रति लगाव आया। पंडित गौरीदत्त देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए मिशन स्कूल से ब्यागपत्रा के बैदवाड़ा नामक मोहल्ले के एक चबूतरा पर देवनागरी पाठशाला की स्थापना इन्होंने किया था। देवनागरी पाठशाला की स्थापना किसने किया? पंडित गौरीदत्त। ये भी याद रहना चाहिए। देवनागरी पाठशाला ही आगे चलकर देवनागरी कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। पंडित गौरीदत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। एक तो आपने सुना होगा नागरी काशी नागरी प्रचारणी सभा, तो वो काशी में है, वाराणसी में, और जबकि मेरठ में पंडित गौरीदत्त ने मेरठ में भी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किया था इन्होंने। तो 1800 बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, 2021 का ही यह प्रकाशन है, बहुत पुराना भी नहीं है, 21-22 का। तो लेटेस्ट चीज़ें आपको यहाँ से प्रमुख चीज़ें मिलेंगी उपन्यास के बारे में। नेट जेआरएफ के हिंदी साहित्य के सिलेबस के इकाई 6 में जो लगा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए विद्यार्थी हैं। सन 1894 में पंडित जी ने सरकार को अदालतों में नागरी लिपि को चलाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि नागरी लिपि की विशेषता बताते हुए कहा था। क्या कहा था? यह पंक्ति है, कोटेशन है, तो यह हो जाती है महत्वपूर्ण कि यह किसका कथन है, दे सकता है। तो उन्होंने कहा था देवनागरी इतनी सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है कि उसके 36 अक्षर 12 मात्राएं केवल 3 दिन में आसानी से सीखे जा सकते हैं। 6 महीने में उसका पूरा अभ्यास किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। पंडित जी ने उपरोक्त ज्ञापन में यह भी लिखा था, यह भी कोटेशन है, यह भी इम्पोर्टेंट है, उर्दू और फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो बहुत सरल हो जाएंगे, क्योंकि इनको फारसी भी आती थी, उर्दू फारसी संस्कृत। तो इनका यही कहना है कि उर्दू फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में यानी देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो बहुत सरल हो जाएंगे। पंडित गौरीदत्त 16 जुलाई 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इन्होंने की। मतलब कई लोग जो थे उसमें काशी वाले में थे, तो ये पंडित गौरीदत्त भी थे। सन 1892 में देवनागरी प्रचारक का संपादन भी किया। गौरीदत्त के ही अथक प्रयास से 18 अप्रैल सन 1900 को पंडित गौरीदत्त के अथक प्रयास से 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को सर एंटोनी मैकडॉनल्ड, ये अंग्रेजवा था, ने एक अध्यादेश जारी कर उत्तर प्रदेश के स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति दी। कब दिया? सन 1900 में। सोच रहे हैं, सर एंटोनी मैकडॉनल्ड अंग्रेज। पंडित जी की देवनागरी के प्रति दीवानेपन की एक झलक इससे भी मिलती है कि उसने अपने अंगरखा मतलब वही जेबा वबा जो रहता है कुर्ता में, शर्ट उर्ट में, पर जय नागरी शब्द लिखवाया था। और अभिवादन के समय जय नागरी ही कहा करते थे, जय नागरी जय नागरी, जैसा हम लोग कहते हैं ना, जय माता जी, जय राम जी, सीताराम, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो ये बोलते थे जय नागरी। और कोई अब तो अंग्रेजी में सब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। पंडित जी ने 1 जून 1903 को लिखे अपने वसीयतनामा में अपनी सारी संपत्ति यानी मकान और सामान सभी नागरी के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। अच्छा, देख रहे हैं इनका समर्पण। आप देवनागरी देव का देवलोक आप देवनागरी देव का देवलोक गमन 8 फरवरी सन 1906 को हुआ। इनका यानी पंडित जी का नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरीदत्त नागरी सेवा सम्मान भी प्रारंभ किया। देवनागरी के प्रति समर्पण सेवा भाव के कारण ही लोग उन्हें क्या बुलाते थे? देवनागरी प्रचारानंद। और हिंदी का सुकरात होना चाहिए ना, सुकरात। हिंदी का सुकरात कहा करते थे। सुकसत भी है, तो इन्हें क्या कहा जाता था? हिंदी का सुकरात। ठीक, हिंदी का सुकरात कहते हैं। देवनागरी के प्रचारार्थ पंडित जी ने एक गीत की रचना की थी, जिसकी कुछ पंक्तियां ये हैं। भुज गोविंद हरे हरे, भुज गोविंद हरे हरे, देवनागरी हित कुछ धन दो, दूध न देगा धरे धरे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब गौर से देखिएगा और आँख का नाक पूरा गड़ा के देखिएगा। पंडित गौरीदत्त जी की रचनाएं आपको यह बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं मिलेगी। यह इनकी रचनाएं आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी बहुत कम चांस है कि आपको कहीं कहीं ही मिले।
कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। इनके बारे में आपको देवरानी जेठानी के बारे में मिलेगी, लेकिन पंडित गौरी दत्त की कौन कौन रचना है यह बहुत कम जगहों पे मिलेंगी। देखिए यह याद रखिए, पूछा जा सकता है इसमें से आपको शायद ही कोई पता हो, जो नए हो तो उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा देवरानी जेठानी के अलावा अन्य रचनाएं। इनका है अक्षर दीपिका, असरफियों की थैली, देवरानी जेठानी की कहानी, यह सिलेबस में तो इसका सन याद रखिए 1870। आगे आएगा भी, आगे आएगा भी, अभी उसका पढ़ेंगे तो। नागरी 100 अक्षर, गौरी जीवन, सच्चे मोतियों की माला, नागरी के दफ्तर, बाल रक्षा, सर्राफी नाटक और गौरी नागरी कोश, इनकी प्रमुख यहाँ पे 10 रचनाएं दी गई हैं। इसको एक बार और देख लीजिएगा, जैसे कि अक्षर दीपिका, सच्चे मोतियों की माला, असरफियों की थैली, नागरी के दफ्तर, देवरानी जेठानी की कहानी, बाल रक्षा, नागरी 100 अक्षर, सर्राफी नाटक, गौरी जीवन और गौरी नागरी कोश। इनके द्वारा अनुदित रचना यानी कि किसी अन्य भाषा से हिंदी में इन्होंने किया तो गिरजा उपन्यास का इन्होंने अनुवाद किया था, सन 1904 की रचना है। और संपादन की बात की जाए तो इन्होंने देवनागरी गजट पत्रिका का संपादन किया था और नागरी पत्रिका का भी संपादन किया था। तो इनके बारे में यह रहा। अब हम लोग अपने सिलेबस के इनके द्वारा लिखित रचना को देखते हैं। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी प्रस्तुत है। देवरानी जेठानी की कहानी। कौन? अरे देवरानी को नहीं जानते, जेठानी को नहीं जानते? जानते हैं, सबके घर होगा, परिवार में होगा, नहीं है तो अगल बगल तो होगा ही। पंडित गौरी दत्त रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में प्रकाशित हुआ था। 1870 याद रखना है। और पंडित गौरी दत्त कब के थे? 1836 के। 36 4 40 40 30 70 34 साल में लिखे थे। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पाल सिंह एवं हिंदी उपन्यास कोश के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने पंडित गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी का पहला उपन्यास इतने विद्वानों ने माना है। ये विद्वानों के नाम भी एक बार देख लीजिएगा। शुक्ल जी आ गए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह कथन तो भूलना ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब क्या है कि एकदम ठोस हिंदी साहित्य के एकदम ठोस विद्वान हैं सब, मतलब आलोचक कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन ने श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो यहाँ पे भी कौन कौन विद्वान है, यहाँ पे कौन कौन विद्वान है, इन विद्वानों को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर गोपाल राय इसमें से प्रमुख है तो वो भी मानते हैं। और शुक्ल उक्ल आ गए तो ये तो आपको पता ही होगा, इम्पोर्टेंट है। देवरानी जेठानी की कहानी के मुख्य पात्रों को भी देखते हैं। आपको तो मुख्य पात्र नहीं दिखाई देगा, बहुत लोगों को मतलब मुख्य पात्र इसमें दिखेगा ही नहीं। और कौन कौन है यह आपको पढ़ने के बाद आप स्वयं से पढ़ेंगे उपन्यास तो थोड़ा सा मेरठ वाली भाषा है लोकल लैंग्वेज में, तो उतने अच्छे से तो एक बार में नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको एक बार देख लेते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। सर्वसुख है, सर्वसुख है, यह जो है यही आपके है मेरठ का अग्रवाल बनिया है। और पार्वती क्या है? पार्वती है सर्वसुख की बड़ी बेटी, यानी इन्हीं की बेटी है, बड़की बेटी। सुखदेई है छोटी बेटी। दौलत राम है बड़का बेटवा, छोटे छोटा जिनका नाम है छोटा है तो छोटका बेटवा। मुंशी टिकत भी हैं। ये सब तो मुख्य पात्र आपके हो गए, बाकी अन्य पात्र भी आएंगे, मतलब ये इनका परिवार हो गया। पार्वती हो गई बड़की बेटी, सुखदेई छोटी बेटी, दौलत राम बड़ा बेटा छोटे ही, इनका छोटा है नाम ही है। फिर इसके अलावा मुंशी टिकत हैं, नारायण है, हर्षा है, काबला हैं, शहर के अमीर लोग भी हैं, जो अमीर लोग भी हैं। और जेठानी है ज्ञानू तथा देवरानी। ठीक, जेठानी, ज्ञानू और देवरानी। तो यहाँ पे देखना है क्या, जेठानी देवरानी ऐसे ही नाम आया है। जेठानी मतलब कि अनपढ़ है और देवरानी आपका पढ़ी लिखी है। अब देखते हैं ऐसे ही सबसे मुख्य पात्र यही हैं। सर्वसुख मतलब ये बड़का बेटा नहीं है, सर्वसुख लाल हैं जो मेरठ का अग्रवाल बनिया है, इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी तो कम हो गया, तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ठीक है,
इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। किसके? सबसे पहले हमें याद रखना है इनको, किसको किसको? देवरानी जेठानी का नाम आया है। जेठानी अनपढ़ है, देवरानी आपकी पढ़े लिखे है, और सर सुखलाल को मुख्य रूप से याद रखना है। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं प्रमुख चीज़ें इस उपन्यास के बारे में। इसकी भूमिका में स्वयं पंडित गौरीदत्त लिखते हैं, भूमिका वाला है। याद रखिए क्या लिखा है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। पूछ देगा यह पंक्ति देख के कि यह पंक्ति किस उपन्यास के विषय में है, या यह पंक्ति के लेखक कौन है, यह भी दे सकता है। तो पंडित गौरीदत्त याद रखिए, और देवरानी जेठानी के बारे में की भूमिका से ही है। आगे देखते हैं, आगे 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 देखिए आगे आगे होता है क्या। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रथम संस्करण 1870 में हुआ था मेरठ के जीआई छापे खाने में। मेरठ इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। मेरठ के जीआई छापे खाने में लिथो पद्धति से हुआ था। इसकी प्रति आज नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में भी सुरक्षित है। इस मतलब पहला जो छपा था वह भी आज सुरक्षित रखा गया है। इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल के द्वारा कराया गया। इस उपन्यास के लिए पंडित गौरीदत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपये का इनाम मिला था। 1870 100 रुपया, सोच सकते हैं 100 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। आज मैं सोचिए अरे 100 रुपया तो हम एक दिन में मतलब खा जाते हैं, मतलब उसका सामान खरीद के खा जाते हैं, सीधे नहीं। तो 100 रुपया 1870 में सोच सकते हैं बहुत कीमत थी बच्चा। इस उपन्यास में बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण प्रिय, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या सब हैं। जैसा कि आप देखेंगे फिजूल खर्ची, विवाह में फिजूल खर्ची दिखावा ये सब है, आज भी है। स्त्रियों के आभूषण प्रिय, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्क संगत चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है। उपन्यास की मतलब लड़ाई वड़ाई न करें, आराम से रहें। उपन्यास की भूमिका में पंडित गौरीदत्त का कहना है कि कोटेशन आ गया ना, इम्पोर्टेंट है उपन्यास की। पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर हो सकता है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो क्या क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई उसी काम को करती है तो उसमें क्या क्या लाभ होता है, यह सब इसमें दिखाया गया है। स्त्रियों की वह सब बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोजकर सब लिख दी हैं। तो यह भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है इस उपन्यास में, क्योंकि लेखक के स्वयं है। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने मध्यवर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित कर उन्हें उच्च कुल की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं देवरानी तो है ना, शिक्षित हुई है। उपन्यासकार इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावा उनके अभिभावकों को भी ज़्यादा दृष्टि रखी है। अभिभावकों के ऊपर भी अभिभावक उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियां जो कि देवरानी जेठानी है, उनकी कथा को बताया गया है। कर्म की उपासिका, नैतिक मूल्यों की संवाहिका देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है। देवरानी को ही तो बनाया है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तब भी लगेगा कि हाँ पढ़ी लिखी है, अच्छे व्यवहार करती है। जेठानी के द्वारा जला भुना जाता है तब भी वह सही से रहती है देवरानी के माध्यम से समाज में, तो यही इसीलिए इस कहानी की नायिका कह सकते हैं, आदर्श रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। देवरानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों का दिखाने का भरसक प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। उपन्यास में सरसुख के माँ बाप सरसुख जो है बनिया, इनके माँ बाप हैजे की चपेट में आने से मर गए थे। यह तथ्य भी याद रखिए, यह तथ्य बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि इनके माता पिता कैसे मर गए थे। तो हैजे से, बीमारी है दे सकता है, हैजे से मर गए थे, टीबी से मर गए थे, एड्स से मर गए थे, कैंसर से मर गए थे, तो हैजा वहाँ पे होगा, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। सरसुख ने अपनी बड़ी लड़की पार्वती की शादी दिल्ली में तथा छोटी, यह इंपॉर्टेंट है कि बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुआ था, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, वाराणसी, तो दिल्ली में, और छोटी लड़की की मंगनी वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में तय की थी। हापुड़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, आई थिंक मैं सही हूँ, हापुड़ सबसे छोटा ज़िला है। तो हापुड़ में हुआ था, मंगनी वंशीधर कबाड़ी से हुआ था। ठीक, कबाड़ी का मतलब ये नहीं कि वो एकदम अथवा था, बहुत ही पैसे वाला था, कबाड़ी से होने से क्या मालिक था। तो यह भी दे सकता है, सरसुख ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह कहाँ किया, तो दिल्ली, छोटी लड़के का विवाह कहाँ किया, हापुड़, उत्तर प्रदेश।
आगे देखते हैं, आगे 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 आगे। ये सब क्या है? प्रमुख अंश हैं। ये सब क्या है? मुख्य कथन है जो कोटेशन में लेखक का है, और यह क्वेश्चन के रूप में भी है। सुखदेव गांव के मिश्रानी से नागरी पड़ती है, और सिलाई कटाई का होता है, कपड़ा काटने वाला, वहीं सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखती है। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पे बैठता है, बड़का लड़का मतलब। सुखदेव गांव के मिश्रानी से नागरी पड़ती है, ठीक। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पे बैठता है और छोटे लाल मदरसे में पढ़ता है। छोटा लड़का दौलत राम, बड़ा लड़का। दौलत राम की पत्नी का नाम क्या है? ज्ञानो है। दौलत राम की पत्नी का नाम क्या है? ज्ञानो, याद रखिएगा, ठीक। मतलब कि जेठानी। स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। ज्ञानो ही क्या है? जेठानी है, ठीक। ज्ञानो ही क्या है? जेठानी है। यह तथ्य याद रखा जाए। स्वभाव से ईर्ष्यालु थी और सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी। भोजन बनाने में भी दाल पनियाली तो रोटी कच्ची बना देती थी। पनियाली मतलब एकदम, मतलब कि पानी वाला दाल, मतलब एक कलछुल दाल तो एक बेगुना पानी। रोटी कच्ची। छोटे लाल मतलब तुरंत उतार देती थी, आधा कच्चा पक्का। छोटे लाल की पत्नी का नाम क्या है? आनंदी, ठीक है। यह सब दिया है, तथ्य दिया है। मतलब कि देवरानी कौन है? आनंदी। देवरानी क्या है? आनंदी। जेठानी कौन है? ज्ञानो। यह भी पूछा जा सकता है। देवरानी जेठानी यानी सर्वसुख को याद रखिए, उनके दोनों बेटों का नाम और उनकी दोनों बेटियों का नाम और उनके दोनों बहुओं का नाम, जो कि देवरानी जेठानी मुख्य केंद्र में है। यह आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आसानी से आप पढ़ेंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या नाम है उसका। तो स्वभाव से अच्छी और मिलनसार थी, किसी भी कार्य को सलीके से करना जानती थी। इसी कारण ससुराल वाले की कृपा पात्र बनी थी, अपने मतलब सास ससुर के। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो ने एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र पुत्री का नाम भी याद रखिए। दौलत राम जो बड़ा बेटा है, यानी जेठानी की जो पुत्र पुत्री का क्या नाम था? पुत्र कन्हैया और मूलिया उनका बेटी। और छोटे लाल की पत्नी को दो पुत्र हुए हैं, मोहन और नन्हे। दोनों लड़का इनका बल, देवरानी के दोनों लड़का कौन कौन? मोहन और नन्हे। और इनका एक लड़का एक लड़की हुआ, कन्हैया और मूलिया। दौलत राम अपनी पत्नी के बहकावे में आकर परिवार से अलग हो गया। मतलब वो बहका दी उसके पत्नी के, अरे कुछ नहीं देता है, मालपुआ खाता है अकेले अकेले, मतलब ऐसे ऐसे कुछ जो परिवार में होता है, इसे भड़का के बड़ा लड़का अलग हो गया। उपन्यास में होने वाले पत्र व्यवहार में मांगलिक शब्दों के रूप में स्वस्ति, श्री, सर्वोपि, माँ योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्वस्ति, श्री, सर्वोपि, माँ योग्य। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यदि 150 साल पहले की संस्कृति को जानना हो तो इस उपन्यास के बेहतर कोई साधन नहीं। 1870 का था तो वही 150, लगभग 150 साल पहले की बात है। तो उसके उस समय की चीज़ें आपको जानना हो, एक बनिया परिवार थे। बनिया परिवार भले ही थे, लेकिन उस समय पूरे समाज को इंगित करती है यह उपन्यास। जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है। पंडित गौरी दत्त जी का यह उपन्यास लघु काय है, मतलब छोटा उपन्यास है। इस उपन्यास के मात्र 35 पृष्ठ हैं। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि पढ़ी लिखी स्त्री यानी नारी शिक्षा समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। बाल विवाह के दंश को भी बखूबी चित्रित किया गया है। छोटे लाल की बहू के मामा की बेटी का पति, अच्छा इतना बड़ा रिश्ता। हाँ, छोटे लाल के बहू के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने के क्रम में छत से गिरकर मर जाता है और उसकी पत्नी मात्र 10 साल में वैधव्य को ढोने के लिए मजबूर हो जाती है, यानी विधवा हो जाती है। यह तथ्य भी याद रखिए। देवरानी को जब दूसरा लड़का होता है तो दूध नहीं उतरने के कारण बच्चे को 5 वर्ष के लिए जाट जटनी के गोद में दिया जाता है। जाट जटनी के गोद में मतलब दूध नहीं उतरता था। मोहन के पहने हुए गहने के लालच में दिवाली के दिन एक जुआरी ने उसे तमाशा दिखाने के बहाने चिम्मन तिवारी के बगीचे में ले जाकर सारा गहना छीन उसे कांटों भरे गड्ढों में ढकेल दिया था। यह भी इसी उपन्यास का कथन है। मोहन 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 मतलब कि वहीं आपका देवरानी का बेटवा को एक दिन, यह भी तथ्य घटे थे। ये सब क्या है? मुख्यांश है उपन्यास के। तो यह भी तथ्य घटा था। ऐसे भी दे देगा बीच में से, अब पूछ देगा कि यह जो पंक्ति है किस उपन्यास से है। उपन्यास में सरसुख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी घटित हुई है, जो इनके हैं ससुर देवरानी जेठानी के।
सरसुख के मरने के 6 महीने बाद उसकी पत्नी का भी मृत्यु हो जाती है। वियोग में मर गई होंगी और उम्र भी हो गया होगा। खत्म हो गया क्या? नो 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 नो। अब देखते हैं देवरानी जेठानी कहानी के महत्वपूर्ण कथन। कहानी का मतलब उपन्यास है, लेकिन उपन्यास से तो क्या हुआ, उपन्यास में भी तो कहानी होती है, तो इसीलिए लिखा गया है। अब देखते हैं प्रमुख कथन। प्रमुख कथन देखिए, प्रमुख कथन को ध्यान से देखिएगा और यह कथन आपका एक एक क्वेश्चन के रूप में है। तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा मानती रहोगे, आज्ञा मानोगे। सास को माता के समतुल्य जानना, ये मतलब इनके पिता बता रहे हैं तहसीलदार साहब। ननद और जेठानी को अपनी बहन से भी अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। यह कथन किसका है? तहसीलदार साहब कर रहे हैं। और जो इनकी छोटी बहू है ना, छोटी बहू सर्वसुखलाल की देवरानी, उसी के पिता हैं, उन्हीं के पिता हैं। ज्ञानो आनंदी, आनंदी के पिता हैं, ठीक। ज्ञानो तो आपकी जेठानी है, बहुत ही ईर्ष्यालु है, और आनंदी बहुत अच्छी है, इसके पिता भी अच्छे हैं, अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं। माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है, यह भी कह रहे हैं तहसीलदार साहब अपनी बेटी से, यानी देवरानी से। जब अपना ही देवरानी से मतलब अपने देवरानी नहीं, अपने बेटी से कह रहे हैं, इस उपन्यास की देवरानी से। जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। जग आरसी जैसा देखेंगे, जग आरसी जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे, मतलब लोग जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे, यह कह रही है सरसुख की पत्नी। जिनके नसीब खोटे हैं उनकी बेटी हो है, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो, यह है। यह मतलब जेठानी का यह कथन है। ज्ञानों का कहना है कि जिनके नसीब खोटे हैं उनको बेटी होती है, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनको बेटा होता है। क्योंकि ज्ञानों को एक बेटी एक बेटा हुआ था, जबकि देवरानी को दोनों बेटा हो गए। तो उस समय यह था ना कि बेटा, इस समय भी है, जिसको बेटा होता है ज़्यादा खुश होते हैं, बेटी होती है तो कम खुश होते हैं। बेटा होता है तो पार्टी वार्टी हाई हाउ बहुत ताम झाम सब मनाते हैं, खुश होते हैं। बेटी में उतना नहीं। हालांकि यह चीज़ बदला है, फिर भी ऐसा नहीं कि बराबरी हो गया है, फिर भी बेटों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बेटों से ज़्यादा खुश होते हैं आज भी लोग। आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह आपका देवरानी जेठानी की कहानी महत्वपूर्ण कथन मुख्यांश प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे हुए समाप्त। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। नमस्कार।